जय जगन्नाथ बच्चों, वेलकम टू एक सर इन एजुकेशन में। तो बच्चों, धरती की सृष्टि से ही जब से इंसान पैदा हुआ है तब से वो अपने बारे में और पूरे नेचर के बारे में स्टडी करता रहता है, क्योंकि वो हमेशा जिज्ञासु होता है जो कि हर चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो ह्यूमन बींग्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके जो वेरियस लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी करता है। तो उनके बारे में जितने सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं तो सबके बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा है लाइफ प्रोसेस। तो चलिए बच्चों, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो वेरियस लाइफ प्रोसेस है तो वो यहाँ पर मेंशन की गई है। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा न्यूट्रिशन है तो और जो वेरियस लाइफ प्रोसेस क्या होता है, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो वेरियस लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो मेंटेनेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मोस्ट गो इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। तो जब भी हम लोग कोई भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो तब भी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होते रहता है, हमारी एनर्जी बड़ी के लिए चाहिए होता है। और इसके बाद क्या होता है, जो प्रोसेसेस दैट परफॉर्म्स टुगेदर द मेंटेनेंस ऑफ द के जॉब ऑफ आवर लाइफ इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। तो जो वेरियस प्रोसेस जो कि हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। Since the maintenance process are needed to prevent the damage and break, the energy is needed for the them। तो यानी वेरियस लाइफ प्रोसेस को चालू रखने के लिए हम लोग को एनर्जी की सख्त ज़रूरत होती है, तो जो कि हम लोग पाते हैं बेसिकली फूड से। और जो मेजर जो लाइफ प्रोसेस होती है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़ा हुआ होता है तो वो ही सबसे पहला न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। तो ये जो चार है ये मेजर लाइफ प्रोसेस होती है। तो चलिए आज सबसे पहले इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी एंड फॉर इट्स ग्रोथ एंड रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर एनर्जी। यानी जिस प्रोसेस में हम लोग खाने को अपने शरीर के अंदर लेते हैं और उसी का ही इस्तेमाल करके हम लोग अपने बॉडी के ग्रोथ और जो डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी और एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो बेसिकली जो न्यूट्रिशन होती है तो इसमें हम लोग बेसिकली हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने होते हैं तो वो इस प्रोसेस में फूड, वाटर और एयर, तो इन्हीं चीज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। और देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला वाला न्यूट्रिशन है हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और जो दूसरा न्यूट्रिशन होती है तो वो होती है हमारा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिजम्स अपने खाने को खुद बना लेते हैं तो उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप। जैसे कि इनका एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे सिंपल जो सब्सटेंस का यूज करके वो अपने खाने को बना लेते हैं। और उसके बाद आती है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होती है तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच और द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड और नोन एज heterotropic nutrition, and those organisms prefer heterotropic nutrition are known as heterotropic organisms या heterotrophs। तो बेसिकली इनका एग्जांपल हो जाएगा हमारा फंगी और ह्यूमन बींग्स। और इसमें क्या होता है कि इसमें ये लोग कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने के लिए एक कैटलिस्ट यानी एक तरह की चीज़ों का सब्सटेंस का यूज करते हैं जो कि बेसिकली होता है हमारा एंजाइम्स। जैसे कि आप लोगों का जो सालाइवरी अमाइलेज तो वो होती है क्या, हमारा एक एंजाइम जिसमें एक टाइलिन नामक एक एंजाइम रहती है। तो चलो उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं कि ये जो वेरियस लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन के बारे में। तो सबसे पहला वाला न्यूट्रिशन है हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस अभी कर लिया कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, कार्बन और एनर्जी की फुलफिल करने के लिए तो ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं तो एक प्रक्रिया में कि अपना खाना खुद बना लेते हैं जो कि हमारा होती है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इस टर्म का मतलब होता है, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, यानी लाइट की मदद से कोई चीज़ को कंबाइन करने को ही हम लोग सिंपली फोटोसिंथेसिस बोलेंगे, जिसमें कि बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल का कंबाइन करके उन्हें क्रैब्स जो कि कार्बोहाइड्रेट की जाती है जो फूड होती है तो उसमें कन्वर्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो
कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली जो प्लांट्स में बनते हैं, तो सबसे पहले वो लोग ग्लूकोज की फॉर्म में यानी कार्बोहाइड्रेट की जो जो फॉर्म होती है तो उसमें वो रहते हैं, और उसके बाद वही कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च के रूप में प्लांट में स्टोर हो जाते हैं, जो कि बेसिकली उसके बाद प्लांट के वेरियस काम में उसे मदद करते हैं। और ह्यूमन बॉडी में ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो ये बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो ह्यूमन के बॉडी में एक ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होकर रहते हैं। और इसी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के जरिए अपना खाना खुद बना लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो प्लांट मिट्टी से अपने रूट के माध्यम से लाती है जो वाटर और मिनरल ऑब्जर्व करती है, और उसके बाद जो लीफ होती है तो उसमें वो स्टोमाटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेती है, और इन दोनों की कंबाइन वो अपने जो सनलाइट होती है तो सनलाइट और जो ग्रीन प्लांट में मौजूद क्लोरोफिल की मदद से वो इसकी कंबाइन करके उसमें से कार्बोहाइड्रेट का जो होती है हमारा ग्लूकोज तो उसे फॉर्म करती है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस होती है तो ये जब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया चल रहा होता है तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले क्या होती है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल, यानी जो सनलाइट होती है वो क्लोरोफिल का द्वारा ऑब्जर्व होती है, तो ये हो जाती है 2 फैक्टर। और उसके बाद द कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, जो कि इस्तेमाल होता है प्लेटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और यही जो सनलाइट होती है जो कि क्लोरोफिल ऑब्जर्व किया है तो ये जो प्रोसेस होती है तो इसमें रिलीज होती है हमारा केमिकल एनर्जी, और उसी केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके हाइड्रोजनिक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकाला जाता है, जिसको कि बेसिकली बुलाते हैं हाइड्रोलिसिस। और इसके बाद द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट उस प्रक्रिया को चालू रहते हैं। तो रिडक्शन का प्रक्रिया जैसे कि आपने जो 10th का चैप्टर 1 में पढ़ लिया होगा, तो इसमें क्या बनता है कि रिडक्शन की प्रक्रिया से कार्बोहाइड्रेट जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो उसी से ही बनती है हमारा कार्बोहाइड्रेट फूड, जैसे कि हमारा हो गया ग्लूकोज। तो दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक्स प्लेस आफ्टर द इमीडिएटली, तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस होती है जिसमें कि बहुत समय की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 6 जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और 12 वाटर मॉलिक्यूल मिलने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट तो ये फॉर्म करेंगे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 6 वाटर मॉलिक्यूल। और जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रात में लेते हैं एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट व्हिच इज एक्ट अपॉन बाय द एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। तो क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर अपने स्टोमेटा के अंदर वाटर लॉस होती है तो वो रात के वक्त जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं। तो चलो सबसे पहले इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेटेड जो फूड होती है कि वाकई में वो उसमें प्रेजेंट होती है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए लीफ। तो जैसे कि यहाँ पर जितने सारे मेथड्स यानी जो स्टेप्स दिया गया है तो इसको ध्यान से रखना, जो भी यहाँ पर अगर अपने एग्जाम में आए तो इस तरह की प्रोसेस को फॉलो करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो कि है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए लीफ। और इसके लिए क्या क्या मटेरियल लिखवा रहे हैं, ग्रीन लीफ, अल्कोहल, बीकर, बर्नर, टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब होल्डर, वाटर और डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, एक ड्रॉपर और पेट्री डिश। तो पेट्री डिश यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसके प्रोसेसर क्या होती है कि प्रोसीड्योर जो होती है सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि एक पानी को थोड़ी सी गर्म करके तो उसमें हम लोगों को एक प्लांट के लीफ को डाल देना है जो कि बेसिकली 1-2 घंटे सूरज की किरण में उस पेड़ में रहा होगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको अल्कोहल के अंदर डालकर उसे क्या करेंगे फिर से गर्म करने के लिए छोड़ देंगे। तो पानी में थोड़ी सी उसे गर्म कर देने के बाद यहाँ पर जो उसके जो सेल वाले होते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है कि नरम हो जाते हैं और परमेबल हो जाते हैं, जिसके बाद क्या होती है उस सेल के अंदर से जो क्लोरोफिल होते हैं तो वो आकर यहाँ पर अल्कोहल में डिजॉल्व हो जाते हैं। और जो क्लोरोफिल होती है तो बेसिकली वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता लेकिन अल्कोहल में डिजॉल्व होती है। और इसे हम लोग जब गर्म करेंगे तो इसमें से सारे क्लोरोफिल क्या होंगे कि अल्कोहल के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको साफ पानी में धो देंगे और इसी जो अल्कोहल की अंदर जो क्लोरोफिल डिजॉल्व हो जाएंगे तो इस प्रोसेस का हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग ऑफ लीफ। क्या बोलते हैं इसे, ब्लीचिंग ऑफ लीफ। और उसको साफ करने के बाद इसको हम लोग इस पेट्री डिश के ऊपर रखकर जब उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस पत्ते में जो स्टार्च है
जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है तो वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, द ब्लीच्ड लीफ ओके टर्न्स ब्लू ब्लैक व्हेन डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इज एडेड टू इट। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या आया, ओके तो द स्टार्च इज स्टोर्ड ओके फूड इन प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यहाँ पर जो फूड होती है वो स्टार्च के रूप में यहाँ पर ओके पत्ते में प्रेजेंट होती है। तो इस तरह की ये सारी जो प्रोसेस है इसको याद रखना, जितने सारे एक्सपेरिमेंट आएंगे तो सब में ये सारी प्रोसेस में कॉमन रहने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद और एक एक्टिविटी दिया है, तो जो इस एक्टिविटी में ये बोला गया है तो ये बेसिकली 6.1 एक्टिविटी है आपका बुक का, जो कि बेसिकली एम रखता है कि टू शो द क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो सेम हम लोग करेंगे कि एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखेंगे और जो भी मटेरियल चाहिए तो उसको लेंगे, और इसमें से थोड़ी सी चेंज करेंगे। हम लोग एक फ्रेश वैरीगेटेड लीफ लेंगे। वैरीगेटेड लीफ यानी जो कलर लीफ होती है जिसमें कि ग्रीन, रेड और वेरियस टाइप के कलर होते हैं तो उनको बोलते हैं ओके जो वैरीगेटेड लीफ। तो एक वैरीगेटेड लीफ हम लोग ले लेंगे और उसी को सेम प्रोसेस करेंगे कि हम लोग कुछ देर छोड़ देंगे उसे सनलाइट में, और उसके बाद उसमें जब खाना बन जाएगा सेम प्रोसेस करेंगे। तो उसको हम लोग ब्लीचिंग ऑफ लीफ करेंगे ओके। तो ब्लीचिंग ऑफ लीफ में इस अल्कोहल में डालकर उसमें से सारा क्लोरोफिल निकाल लेंगे और उसको साफ करके उसको हम लोग एक पेट्री डिश के ऊपर रखकर उसमें आयोडीन डालेंगे। तो अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो इसका जो हिस्सा होती है जहाँ पर ग्रीन कलर रहता था तो उसी ग्रीन पार्ट में ही सिर्फ ये ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर स्टार्च यानी फूड ओके प्रेजेंट है। तो इसमें हम लोग ये कंक्लूजन में आते हैं कि द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो रेड कलर होती है या जो येलो कलर होती है तो वहाँ पर खाना नहीं बनता। तो इस तरह की बहुत सारे एक्टिविटीज़ आपके जो किताब में है तो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इसमें जो अहम रोल अदा करते हैं इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में तो उनके बारे में हम लोग थोड़ी सी जान लेते हैं, जो कि होता है हमारा लीफ और उसके वेरियस पार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ दिया है। तो द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ कंटेंट 3 पार्ट। तो सबसे पहला जो ऊपर का पार्ट होती है तो उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। तो इट प्रोटेक्ट्स द लीफ सरफेस एंड इट्स डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, यानी जो पत्ते का ऊपर वाला जो कवरिंग होती है और जो नीचे वाला कवरिंग होती है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। और उसके बाद जो पार्ट आती है तो वो होती है हमारा मेसोफिल। तो मेसोफिल refers to the inner tissue of the leaf which contains chloroplast। तो ये जो बीज का जो अंदर का जो होती है हमारा टिश्यू जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं मेसोफिल। और इसके बाद जो वेन जो होती है तो यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर लीफ के अंदर बहुत सारे वेन्स गए। तो वेन्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द लीफ एंड कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, और इसी फ्लोएम में ही हम लोग को जाइलम और फ्लोएम को देखने को मिल जाएगा, जो कि जाइलम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ओके, और जो फ्लोएम होती है तो वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है द ट्रांसफर ऑफ द फूड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ओके। तो जिसके बारे में कि आपने ओके प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। और इसमें जो पाई जाती है जो स्टोमाटा लीफ के अंदर तो वो बेसिकली होते हैं कि छोटे छोटे टाइम पोर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। तो लीफ के सरफेस में जो छोटे छोटे होल्स पाए जाएंगे तो वो बेसिकली होते हैं हमारा स्टोमाटा। तो और इस स्टोमाटा का जरिए यानी इस स्मॉल पोर के जरिए तो इसके अंदर गैसियस एक्सचेंज ये सारी प्रोसेस चलता रहता है। तो ये स्टोमाटा का काम क्या है, prevents the water loss during the transpiration and maintains the gaseous exchange through the pores used for the photosynthesis। तो इसी जो पोर्स का इस्तेमाल होती है फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस को एक्सचेंज करने के लिए। तो बेसिकली ये जो स्टोमाटा आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये बेसिकली गार्ड सेल से बने हुए होते हैं, जो कि यही गार्ड सेल इसका ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जब क्या होती है कि इन गार्ड सेल्स में वाटर ज़्यादा फ्लो करती है तो वो क्या करते हैं कि फूल जाते हैं यानी फ्लो हो जाते हैं, जो वाटर फ्लो इसमें बढ़ जाते हैं तो शैलो होकर ये क्या करते हैं इस पोर को ओपन कर लेते हैं। और सिमिलरली जब एक ऐसा केस आती है जब उसमें वाटर कंटेंट कम हो जाती है यानी वो श्रिंक हो जाते हैं तो तब ये पोर क्या हो जाती है क्लोज हो जाती है। तो इस तरह की जो स्टोमाटा ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करती है। तो ये थी वेरियस जो काम जो कि प्लांट के न्यूट्रिशन के साथ जुड़ा है। तो और एक एक्सपेरिमेंट भी आप लोग कंडक्ट कर सकते हैं कि लाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
तो आप लोगों को क्या करना है, इसी तरह के एम लिखना है। जो मटेरियल यहाँ पर दिया है आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, और यहाँ पर पूरे प्रोसेस भी दिया गया है और ऑब्जर्वेशन भी आप लोगों को क्या देखना मिलेगा, ये पूरे प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। तो इसके लिए बेसिकली आप लोगों को करना क्या है, एक हेल्दी प्लांट में आप लोगों को एक ब्लैक स्ट्रिप का एक पेपर लेकर उसे बांध देना है उस पत्ते के ऊपर। तो अब उसके बाद कुछ देर उसे धूप में छोड़ देना है, जिसमें कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना बने। और उसके बाद सेम प्रोसेस आपको करना है, उस पत्ते को तोड़कर उसे अल्कोहल में, इस टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल में डालकर उसे गर्म पानी में डाल देना है। जिसके बाद क्या होगा कि उसमें से सारे क्लोरोफिल उस अल्कोहल के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे, और जिसे कि हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग ऑफ लिप। और उसके बाद उसे साफ करने के बाद उसमें हम लोग आयोडीन का सोल्यूशन डाल देंगे, और हम लोग देखेंगे कि जिस पार्ट में हमने लगाया था कि जो ब्लैक स्ट्रिप, तो उसी वाले हिस्सा में खाना नहीं बना है, और बाकी जो सारे ग्रीन पार्ट है तो वहाँ पर खाना बना है। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है, तो जो सनलाइट होती है इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसके अलावा और भी एक एक्सपेरिमेंट है, तो उसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एम है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर भी मटेरियल लिखकर वही प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन और ये जो आखिरी वाला जो सिद्धांत है तो इसके बारे में दिया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली एक ग्रीन प्लांट का एक पत्ते को एक पत्ते को हम लोग क्या करेंगे, एक बटल के अंदर डाल देंगे, और यहाँ पर एक स्टॉप कॉक लगा लेंगे, और स्टॉप कॉक लगाकर इस बटल के अंदर हम लोग क्या डाल देंगे कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होती है तो उसको यहाँ पर डाल देंगे। तो बेसिकली जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होती है तो वो क्या करती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसे ऑब्जर्व कर लेती है। तो इस जार के अंदर जितने भी सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा तो वो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑब्जर्व कर लेगा, और इसको हम लोगों को धूप में छोड़ देना है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। इस पत्ते को तोड़कर हम लोग ब्लीचिंग ऑफ लिप करेंगे, यानी उसमें से क्लोरोफिल निकाल लेंगे, और उसमें से क्या डालेंगे कि उसके ऊपर हम लोग डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन। और हम लोग देखेंगे कि पत्ते का जिस हिस्सा जो कि बाहर था, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की संस्पर्श में आ गया, तो वहाँ पर क्या है, हमारा खाना बना है। और जो अंदर का जो बॉटल का हिस्सा जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एब्सेंट रहा, तो वहाँ पर खाना नहीं बना होगा, यानी वहाँ पर जो हिस्सा है वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट ये सिद्ध करता है कि द कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये वेरी वेरी इसेंशियल होती है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिससे कि आप लोग इसे पॉज करके नोट बना सकते हैं। और मैं तो आपको ये एडवाइस दूंगा कि जब वो आप लोग इस तरह की क्लासेस कर रहे हैं तो अपने पास नोट रखिए और वो नोट को बनाते चलें, ताकि आप लोगों को फर्दर भविष्य में पढ़ने में मदद मिले। तो बच्चों, ह्यूमन बॉडी की तरह, यानी ह्यूमन की तरह जो प्लांट्स होते हैं तो वो भी प्रोटीन या फैट और विटामिन्स, तो इन्हीं सारी चीज़ों को भी उन लोगों की आवश्यक होती है। तो जिस तरह के हम लोग अपने बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के साथ इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करती है, तो प्लांट क्या करती है कि इन्हीं सारी चीज़ों को वो अपने बॉडी में सिंथेसाइज करने का काम करती है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट जो अपने रूट के माध्यम से ऑब्जर्व कर लेती है, जैसे कि वाटर को वो ऑब्जर्व करती है अपने रूट के माध्यम से और इसी का इस्तेमाल करती है फोटोसिंथेसिस में। और इसके बाद अदर मटेरियल्स होते हैं लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम, तो इसको भी वो अपने सॉइल से ले लेती है। और बेसिकली नाइट्रोजन एक ऐसा कंपाउंड होती है, नाइट्रोजन कंपाउंड को इस्तेमाल करके वो प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम करती है। और जो फैट होती है तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होती है अपने बॉडी में वो स्टोर करती है, तो उसी का इस्तेमाल करके वो अपने बॉडी में फैट को और विटामिन को भी वो सिंथेसाइज करने का काम करती है। और ये जो सारी जो चीज़ें यानी प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, तो वो बेसिकली ये जो नाइट्रेट और जो नाइट्रेट्स होती हैं जो कि नाइट्रोजन का फॉर्म होती है, जो कि बेसिकली नाइट्रेट राइजोबियम बैक्टीरियम के द्वारा मिट्टी में मिला जाती है, तो उसी का इस्तेमाल करके ये प्रोटीन सिंथेसाइज करने में काम इस्तेमाल करती है। तो चलिए बच्चों, तो ये थी हमारे जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो अब हम लोग जान लेते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो जैसे कि हमने जाना कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और दोज एनिमल्स प्रिफर हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन आर नोन एज हेटेरोट्रोप्स। तो उन्हें क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रोप्स। तो बेसिकली हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन 3 तरह के एनिमल में दिखाई पड़ती है। तो सबसे पहला है होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। तो होलोजोइक क्या होती है? तो जिसमें इट इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक
मैटर which is digested and absorbed into the body। तो बेसिकली अमोबा और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, खाने को निगल जाते हैं, तो अपने बॉडी को वो क्या करते हैं, इस खाने को इंजेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह की जो न्यूट्रिशन होती है उसे बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म खाने को अपने अंदर निगल जाता है। और जो साप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होती है तो वो बेसिकली क्या होती है कि ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकाइंग मैटर टू फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज साप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो साप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बेसिकली फंगस और जो बैक्टीरिया होते हैं तो उनमें दिखाई पड़ती है। और इसके बाद जो आखिरी वाला जो न्यूट्रिशन आती है तो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल्स में दिखाई पड़ती है तो वो है मेरा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके, दिस इज नोन एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो कि जो कि बेसिकली क्या होता है कि जो टेप वर्म होते हैं या जो लेस लाइस होते हैं तो वो क्या करते हैं कि अदर एनिमल को होस्ट की तरह इस्तेमाल करके उन्हीं के शरीर से ही खाने को ओके वो ले लेते हैं, तो उन्हें बोलेंगे हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि आप लोग यहाँ पर इस पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में एक वर्म देख सकते हैं। और साप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो कि बेसिकली हमारा मशरूम्स होते हैं, फंगस से लेकर मशरूम्स, तो वो जाएंगे साप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में रेफर करते हैं, तो इनको बोलते हैं जो साप्रोफाइट्स। और जो हाइलोजेनिक न्यूट्रिशन जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक अमोबा क्या करती है अपने खाने को ओके एनगल्फ कर लेती है यानी निगल जाती है, तो उस तरह की न्यूट्रिशन को बोलेंगे हाइलोजेनिक न्यूट्रिशन। तो चलिए इन सब के बारे में डिटेल्स में स्टडी कर लेते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन इन अमोबा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अमोबा किस तरह से प्रोसेस के जरिए वो न्यूट्रिशन करती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग फागोसाइटोसिस इन अमोबा। तो बेसिकली फागोसाइटिस होता क्या है कि फागोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच फूड इज एनगल्फ्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो जिस प्रोसेस में कोई ऑर्गेनिज्म खाने को निगल जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे फागोसाइटोसिस। तो बेसिकली अमोबा में इस जो फागोसाइटोसिस में यानी वो खाने को हजम करने में 5 जो स्टेप्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जो कि बेसिकली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाएंगे। तो सबसे पहला वाला स्टेप होती है इंजेक्शन, जिसमें कि अमोबा अपने बॉडी के अंदर खाने को लेती है, यानी द अमोबा पुशेस आउट द सीडोपेडिया, यानी एक वो फॉल्स फीड बनाकर वो क्या करती है कि अपने फूड को वो अपने बॉडी के अंदर ले लेती है और वो इसे एनगल्फ करके वो फूड वैक्यूल के अंदर ओके ले जाती है। और उसके बाद आती है डाइजेशन। तो डाइजेशन में होता क्या है, उसके जो फूड वैक्यूल्स होते हैं उनके सेल के अंदर, तो वो वहाँ पर क्या करते हैं उसे ट्रांसपोर्ट करने के बाद वहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम ओके सीक्रेट हो जाते हैं, जो कि ये जो फूड के जो लार्जर इनसॉल्युबल पार्टिकल को वो सिंपल फॉर्म में ओके कन्वर्ट कर देते हैं। और इसके बाद क्या होती है कि ऑब्जर्प्शन की प्रोसेस शुरू होती है, जिसमें कि ये सारी न्यूट्रिएंट्स ओके ऑब्जर्व होकर यानी जो डाइजेस्टेड फूड ऑब्जर्व होकर उसमें से क्या करती है कि उसके जो सेल जो साइटोप्लाज्म होती है तो उसमें वो ओके रह जाती है, यानी उसमें वो ऑब्जर्व हो जाती है। और उसके बाद वही जो ऑब्जर्व्ड फूड ओके जो ऑब्जर्व्ड न्यूट्रिएंट जब क्या करती है कि अपने बॉडी में यूटिलाइज होती है टू प्रोड्यूस एनर्जी, दिस इज नोन एज एसिमिलेशन। और इसके बाद क्या होती है आखिरी वाला प्रोसेस, जो कि जो अनडाइजेस्टेड फूड या अनवांटेड फूड होती है तो वो जब अपने बॉडी से जब अमोबा के बॉडी से निकल जाती है तो वो होती है बेसिकली हमारा इजेक्शन प्रोसेस। तो ये 5 प्रोसेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इंजेक्शन करेंगे फूड का अपने बॉडी में और उस फूड को डाइजेस्ट करेंगे और फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसे ऑब्जर्व करेंगे और उस ऑब्जर्व जो फूड होते हैं उसे ऑब्जर्व करने के बाद उसमें से एनर्जी निकाल कर अपने बॉडी में इस्तेमाल करेंगे, जो कि होता है हमारा एसिमिलेशन। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है उसे बाहर निकालने को हम लोग बोलेंगे इजेक्शन। तो ये 5 स्टेप का आप लोग ओके अपने दिमाग में रख लीजिए। तो इसके बाद चलो हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो बेसिकली न्यूट्रिशन इन ह्यूमन ओके तो कहाँ से होती है, तो बेसिकली ये भी वही 5 स्टेप को लेकर इंक्लूड होती है। तो जो कि होती है हमारा इंजेक्शन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं बुक्कल कैविटी यानी हमारे जो मुंह के अंदर खाना ले लेते हैं और हमारे मुंह के अंदर जो होती है एक एंजाइम सीक्रेट होती है जिसका नाम होती है ओके सालाइवरी अमाइलेज, जिसमें कि टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है। और उसमें भी क्या होती है कि जो खाना होती है मिक्सिंग होने के बाद जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद वही फूड जब स्टोमक के पास जाती है तो धीरे धीरे करके स्टोमक और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर वो डाइजेस्ट हो जाती है और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके अंदर जो फूड का न्यूट्रिएंट होती है वो ऑब्जर्व होने लगते हैं। तो ये होती है 3rd स्टेप यानी ऑब्जर्शन। और उसके बाद क्या होती है वही ऑब्जर्शन फूड जब हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस के लिए और अलग अलग काम में लगते हैं
तो उन्हें हम लोग बोलेंगे एसिमिलेशन। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है तो वो जब हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएंगे तो उसे बोलेंगे इजेक्शन। तो चलिए इसे हम लोग प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। तो जैसे कि आप लोग बच्चों यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले क्या होता है कि फूड eaten and chewed in the mouth and gets mixed with saliva। तो जिसमें क्या होता है कि saliva turns the starch यानी जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू द शुगर एंड मेक द फूड ओके स्लिपरी दैट ओके हेल्प्स इन द सैलोइंग द फूड। और सालिवा मिलने के बाद वो उसे निगलने में मदद करती है। और सेकंड उसके बाद क्या होती है, खाना एक फूड पाइप के अंदर आ जाती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं ओएसोफेगस। तो इस ओएसोफेगस में ये क्या करती है कि डाउनवर्ड मूवमेंट के जरिए वो स्टोमक की ओर जाने लगती है। और इस स्टोमक की ओर जब वो जाती है तो वो एक तरह की मूवमेंट फॉलो करता है जिसे कि हम लोग बेसिकली बोलते हैं ओके पेरिस्टालिसिस। क्या बोलते हैं उस मूवमेंट को? पेरिस्टालिसिस। द मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द ओएसोफेगस और फूड यानी फूड पाइप इज नोन एज पेरिस्टालिसिस। और उसके बाद ये जो खाना होती है तो वो जाकर पहुंचती है एक जे शेप्ड ऑर्गेनिज्म यानी जो जे शेप्ड ऑर्गन होती है तो स्टोमक, तो उसके पास जाकर पहुंचती है। तो स्टोमक में क्या होती है, यहाँ पर जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल ऑफ द स्टोमक हेल्प इन चर्निंग द फूड। और इसमें क्या होती है, इसमें होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड और इसमें से सीक्रेट होती है बहुत सारे गैस्ट्रिक की जूस जो कि क्या करते हैं बेसिकली इस खाने को ओके हजम करने में मदद करती है। और इसमें बेसिकली इस गैस्ट्रिक जूस में होता है हमारा पेप्सिन नामक एक एंजाइम जो कि बेसिकली क्या करता है प्रोटीन फूड को एक सिंपलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करती है। किस में कन्वर्ट करती है? पेप्टाइड्स में। और इसके अलावा जो स्टोमक होती है उसमें से भी सीक्रेट होती है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एसिडिफिकेशन करके उस खाने में जितने सारे बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं उन्हें मारने का काम करती है और खाने का एसिडिफिकेशन भी करती है। और इसके अलावा ये जो स्टोमक के अंदर एक म्यूकस भी सिक्रेशन होती है जो कि इस स्टोमक को ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उस तरह की एसिड और एसिडिक मीडियम से इस स्टोमक को ओके बचाने का काम भी करती है। और इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ओके स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या आ जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बेसिकली यहाँ पर जो लीवर होती है और जो पैनक्रियाज जो कि इस जो स्टोमक के नीचे पाए जाएंगे तो वो बेसिकली इस एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसमें अपना योगदान देते हैं। जैसे कि लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस जिसमें कि बेसिकली होते हैं बाइल साल्ट और जो कि आकर स्टोर रहते हैं हमारा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। यहाँ पर ग्रीन कलर का तुम लोग देख पा रहे होंगे तो वो होता है हमारा गल ब्लैडर। तो वो क्या करते हैं बेसिकली ये बाइल सेल्स होते हैं यानी जो बाइल जूस होती है वो जो फैट होते हैं तो उनका एमएलिफिकेशन कराते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो स्टोमक के नीचे आती है पैनक्रियाज जो कि ये भी एक एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, तो ये बेसिकली सीक्रेट करती है पैनक्रियाटिक जूस जिसमें कि बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि अलग अलग तरह की खाने यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट को हजम करने में मदद करते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो बेसिकली ओके लार्जेस्ट पार्ट यानी जो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ओके जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है। तो ये जो डाइजेस्टिव कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होती है और यहीं पर ही खाने का कंप्लीट क्या होती है कि डाइजेशन हो जाती है। और इसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जो कि बेसिकली होता है हमारा झिल्ली। और वो क्या करती है कि इसी झिल्ली में क्या होती है फूड एब्जॉर्प्शन का काम होती है और ब्लड के साथ मिलकर वो पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाती है। और उसके बाद जो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन आती है तो वो बेसिकली क्या होती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाती है। तो जो खाने का जो हजम होती है यानी डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर एंड सम सॉल्ट्स होते हैं वो वहीं पर ऑब्जर्व हो जाते हैं। और इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड यानी वेस्ट फूड होता है तो वो आकर स्टोर हो जाती है हमारा रेक्टम में और आनस देकर ये हमारे बॉडी से इजेक्शन हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना होगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है तो उसमें हिस्सा कौन कौन होते हैं, तो पहला हिस्सा होती है हमारा ओके बुकल कैविटी यानी माउथ, दूसरा हिस्सा होती है हमारा ओएसोफेगस और जो तीसरा हिस्सा होती है तो वो होती है हमारा स्टोमक और तीसरा हिस्सा के बाद जो चौथा हिस्सा होती है तो वो होती है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद जो होती है तो वो होती है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद रेक्टम और आनस। लेकिन जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है तो उसमें योगदान कौन कौन करते हैं, लिवर और पैनक्रियाज जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक का हिस्सा
नहीं है। तो चलो इसके बारे में आगे और भी थोड़ी सी डिटेल्स में जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर। तो इससे आप लोग भी नोट बना सकते हैं और इस नोट को भी आप लोग पॉज करके थोड़ी सी एक बार पढ़ सकते हैं। तो ये है इनकी पूरी डिटेल वाली पिक्चर। तो सबसे पहले जैसे कि हमने जाना कि माउथ में क्या होती है कि जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च होती है वो सालिवा के साथ मिलकर वो कन्वर्ट हो जाती है शुगर में, और जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, और उसके बाद खाना चली जाती है हमारा स्टोमक में। जिस प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ लिया, तो यहाँ पर भी बेसिकली एक मूवमेंट होती है खाने का जो फूड पाइप के अंदर, उसे बोलते हैं हम लोग पेरिस्टालसिस, जिसका पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे। और उसके बाद खाना क्या करती है, स्टोमक के अंदर चली जाती है। और ये जैसे दिख रहा है यहाँ पर स्टोमक, तो स्टोमक में यहाँ पर जो पूरी प्रोसेस है तो चलता है। यहाँ पर वीडियो पे आप लोग पॉज करके इसे थोड़ी सी एक बार पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्या होती है कि द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तो वो क्या करती है, उसे हम लोग बोलते हैं डेडुनम। क्या बोलते हैं, डेडुनम। तो बेसिकली ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है तो ये 3 भागों में डिवाइडेड है। तो चलो सबसे पहले इन तीनों भागों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होती है तो उसे बोलते हैं डेडुनम, और उसके बाद जो मिडिल हिस्सा होती है उसे बोलते हैं जेजुनम, और उसके बाद जो ये जो ग्रीन पार्ट वाला दिख रहे हैं जो नीचे का हिस्सा होती है तो इसे बोलते हैं इलियम। तो ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन का तीनों पार्ट। और जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है तो इसके पहले जो डेडुनम का पार्ट होती है तो यहाँ पर अटैच है हमारा यहाँ पर अटैच होती है हमारा लिवर, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, जो कि सीक्रेट करता है बाइल जूस, और वो यहाँ पर उस खाने के साथ मिल जाती है। और यहाँ पर स्टोमक के नीचे होती है पैनक्रियास, तो जो कि सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, जो कि इस डेडुनम में आकर खाने के साथ मिल जाते हैं और उसके बाद एंटर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के वो हिस्सा जिसे कि हम लोग बोलते हैं जेजुनम। क्या बोलते हैं, जेजुनम। और यहीं पर क्या होती है कि इसमें से भी निकलती है एक तरह की जूस जो कि होती है हमारा इंटेस्टिनल जूस, जो कि बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलती है, और उसमें भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो कि खाने को हजम करने में मदद करते हैं। और उसके बाद आ जाती है इलियम। तो इलियम क्या होता है, जो आखिरी छोर में पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, और यहीं पर ही हमारा जो भीली है जो कि जिसे सिंगुलर यानी एक को बोलेंगे भिलस, तो वो प्रेजेंट होती है। और वहीं पर क्या होती है, उसके अंदर जो ब्लड कैपिलरी होती है तो उसी ब्लड कैपिलरी के अंदर खाना ऑब्जर्व होने लगती है। और ये जो भीली होती है तो वो बेसिकली क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के रूप में पाए जाते हैं, और जिसके बारे में आपने भी यहाँ पर देखा। तो इसको आप लोग थोड़ी सी एक बार क्या करना कि पॉज करके देख लेना। और यहीं पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है तो इसमें भी जो उस इंटेस्टिनल जूस प्रोड्यूस होती है तो वो बेसिकली क्या करती है कि कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में, और फैट को कन्वर्ट करती है फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को कन्वर्ट करती है अमीनो एसिड्स में। और यहीं पर ही खाने का पूरा प्रोसेस क्या होती है कि कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो पास हो जाती है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, और इसी लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा जो वाटर और जो अलग मटेरियल है तो वो क्या होती है कि ऑब्जर्व होने लगती है। तो यहाँ पर आप लोग एक लार्ज इंटेस्टाइन का पिक्चर देख पा रहे होंगे। और आखिर में क्या होती है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है तो वो जाकर यहाँ पर रेक्टर में स्टोर हो जाती है, और ये जो ओपनिंग देकर अनस तो इसके जरिए ये क्या करती है, बाहर निकल जाती है। तो ये थी जो कि हमारे बॉडी में पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में चलता रहता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस के बारे में जानते हैं, जो कि डिफरेंट जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को डाइजेशन में हमारी मदद करते हैं। तो सबसे पहला जो डाइजेस्टिव जूस है तो वो है हमारा सालिवा, जो कि बेसिकली हमारे माउथ में सिक्रेशन होती है, यानी माउथ के अंदर पाई जाती है। और उसमें एक एंजाइम होती है टाइलिन, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का काम करती है, जो कि बेसिकली स्टार्च को कन्वर्ट करती है शुगर में। किस में कन्वर्ट करती है, शुगर में। और उसके बाद जो सेकेंड डाइजेस्टिव जूस आती है तो वो होती है हमारा गैस्ट्रिक जूस, जो कि बेसिकली हमारा सीक्रेट होती है स्टोमक में। और यहाँ पर एंजाइम पाई जाती है प्रोटीएज यानी पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो प्रोटीएज और जो पेप्सिन होती है तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन यानी पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करती है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जर्म्स को मारने के साथ साथ खाने का एसिडिफिकेशन कराती है, जो कि बाद में हजम होने में मदद करती है।
और उसके बाद जो तीसरी डाइजेस्टिव जूस आती है तो वो होती है हमारा बाइल जूस, जो कि बेसिकली सिक्रेट होती है तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ओके, लीवर में, और वो सिक्रेशन करती है, ओके, बाइल सॉल्ट, जो कि बेसिकली जो फैट फूड होते हैं तो उसका इमल्फिकेशन कराती है, जो कि बाद में इन फैट फूड को, ओके, हजम होने में मदद करती है। और उसके बाद आती है पैनक्रियाटिक जूस, जो कि बेसिकली सिक्रेट होती है पैनक्रियास में, और इसमें 3 तरह के एंजाइम पाई जाती हैं, जो कि होते हैं वो मेरा प्रोटीएज और ट्राइस्पिन और लाइपेज और अमाइलेज। तो ये जो प्रोटीएज और जो ट्राइस्पिन होती है तो वो बेसिकली जो प्रोटीन यानी पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, किसमें, अमीनो एसिड्स में, यानी प्रोटीन को वो कन्वर्ट करती है अमीनो एसिड्स में। और ये जो लाइपेज होती है तो ये बेसिकली जो फैट फूड्स होते हैं तो उनको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने में मदद करती है। तो ये लाइपेज का फंक्शन के बारे में भी आप लोगों को याद रखना होगा। और उसके बाद आती है अमाइलेज। तो ये जो अमाइलेज होती है तो ये जो होती है हमारा जो शुगर होती है, यानी जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है तो उसी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो ये जो तीनों है ये प्रोटीन और फैट और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों को हजम करने का काम करते हैं। और उसके बाद जो आखिरी डाइजेस्टिव जूस आती है तो वो होती है हमारा इंटेस्टिनल जूस, जो कि बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सीक्रेट होती है, और यहीं पर ही सीक्रेट होती है एंजाइम ट्राइस्पिन और, ओके, पेप्टाइड्स और सक्रेज, लैक्टेज एंड माल्टेज। तो जो ये जो ट्राइस्पिन और जो पेप्टाइड्स होते हैं तो ये बेसिकली जो प्रोटीन का और जो हिस्सा बच जाता है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो सक्रेज होती है तो वो बेसिकली सुक्रोज को कन्वर्ट करती है सिंपलर फॉर्म में, और जो लैक्टेज होती है ये लैक्टोज को कन्वर्ट करती है सिंपलर फॉर्म में, और ये जो माल्टेज होती है ये माल्टोज को कन्वर्ट करती है सिंपलर फॉर्म में। तो ये सारी एंजाइम, ओके, अपने अपने काम करके जो फैट, प्रोटीन और वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो इनको हजम करके इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। तो बेसिकली जो डाइजेशन इन ह्यूमन होती है तो वो होती है एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी ये सेल के बाहर होती है और उसके बाद सेल के अंदर ऑब्जर्व होती है। तो यूटिलाइजेशन जो फूड होती है तो वो होती है इंट्रा सेलुलर, यानी सेल के अंदर ऑब्जर्व होकर करके उसके बाद ही इसका इस्तेमाल होती है। तो चलो आगे देख लेते हैं। तो आगे इस टॉपिक से रिलेटेड और भी एक टॉपिक है जिसकी है हमारा डेंटल कैरीज। तो बेसिकली क्या होती है हमारी जो डेंटल यानी जो टूथ प्रॉब्लम्स है तो इस चैप्टर में भी डिस्कशन किया गया है। तो जो डेंटल कैरीज है उसे सिंपली हम लोग बोलते हैं टूथ डिके। क्या बोलते हैं? टूथ डिके। तो टूथ डिके किसके वजह से होती है कि टूथ डिके जो हम लोग को मीठा खाने के बाद आकर मुंह को, ओके, पानी से साफ ना करें, या खाना हमारे, ओके, जो दांत है तो वहीं पर अगर लग जाए तो बैक्टीरिया वहाँ पर क्या करते हैं को उस फूड को स्पॉइल करके वहाँ पर एसिड्स और भी बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं जो कि हमारा टूथ डिका का कारण बनता है। तो टूथ डिके से क्या होती है हमारी जो एनामेल होती है वो क्या होती है कि सॉफ्टनिंग होती है, यानी जो हमारा जो टूथ होती है उसका आउटर मोस्ट लेयर जिसे कि हम लोग बोलते हैं एनामेल, जो कि हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होती है, तो वो क्या होती है सॉफ्ट हो जाती है। और वो जब क्या होती है कि वहाँ पर सॉफ्ट हो जाती है तो वहाँ पर हमारा जो टूथ डिका है देखने को मिलता है। तो बेसिकली masses of bacteria cell together with the food particle stick the teeth are for dental plaque। तो बेसिकली जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे टीथ के साथ लगकर उस खाने को, ओके, नष्ट करके वहाँ पर डेंटल प्लैक्यू बनाते हैं। और जो सालिवा कांट रीच टू द टू सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड आज प्लैक्यू कवर्ड टीथ, क्योंकि वो टीथ के अंदर तक ये जो एसिड्स बनाते हैं वो बैक्टीरिया, तो हमारा सालिवा उसे बेसिकली क्या करती है कि उसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती। और जब हम लोग क्या करते हैं कि ब्रश करते हैं तो इस प्लेक्यू वहाँ पर क्या हो जाती है कि रिमूव हो जाती है। अगर हम लोग सही से अगर अपने दांत का ख्याल ना रखेंगे यानी ब्रश ना करेंगे तो इससे क्या होगा वो प्लेक्यू वहाँ पर लगने से वहाँ पर जो टीथ है वो वहाँ पर नष्ट होने लगेगा, ओके, और इन्फेक्शन होने शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या होती है हमारा टूथ डिका चलता रहता है। और ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टूथ डिका यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर व्हाइट स्पॉट है, और व्हाइट स्पॉट के बाद अगर हमारा जो एनामेल डिके हो गया तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा कि डेंटिन का डिके होने लगेगा और टूथ लॉस होने लगेगा और एब्सेस फॉर्मेशन होने लगेंगे और इन्वॉल्वमेंट ऑफ पल्प, और पल्प भी वहाँ पर बनने लगेंगे। तो ये सारी स्टेजेस होती है हमारा टूथ डिके का। तो ये थी बेसिकली तुम्हारा लाइफ जो प्रोसेस था तो उसका न्यूट्रिशन का पार्ट का ये पूरा डिस्कशन था, जिसमें कि हमने न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिशन जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में भी देखा, और जो ये न्यूट्रिशंस होती है उसको हमने
प्लांट्स में देखा और लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक हमने एनिमल जैसे ह्यूमन बींग्स में भी देखा। तो ये थी बच्चों आज के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रेस्पिरेशन और लाइफ प्रोसेस से जुड़े और भी टॉपिक के ऊपर वीडियो लाने वाले हैं। तो तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आप लोगों को पता है कि चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए क्या करना होगा। तब तक के लिए अपना सेहत का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।